Hello friends, today we will discuss another very important chapter of GS3, that is disaster, in the wake of two important disaster that has happened recently. First, जो हम लोग इस लेक्चर सीरीज के पहले एपिसोड में पढ़ेंगे वो होगा जोशीमठ, और सेकंड जो आपका सीरिया टर्की बॉर्डर पर जो अर्थक्वेक आया है, इन दो के बारे में पढ़ेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें एक चीज मैं और पढ़ाना चाहता हूँ वो ये है कि ग्राउंड लेवल पे जो डिजास्टर हो कैसे मैनेज किया जाता है। कि पहला जब एसओएस आएगा तो अथॉरिटीज कैसे सारे फंड को, सारे रिसोर्सेस को, सारी मैन पावर को मोबिलाइज करेंगी और कौन किसको रिपोर्ट करेगा इतने सारे मेहम में। तो इस पार्ट में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जोशीमठ में क्या हुआ था, क्या रीजंस थे, और बेसिक पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, जिससे कि पता चले कि ग्राउंड लेवल पे पावर्स कैसे डेलीगेट होती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियोस कुछ आएंगे उसमें हम लोग सीरिया के अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए बेसिक जो मैंने ये फिगर बनाया है जोशीमठ के एरिया के अराउंड का है। ये आप देख सकते हैं, या ये पीपल कोटी एक जगह है, ये आपकी जोशीमठ है, ये आपका ऋषिगंगा है, ये तपोवन है, ठीक है। ये अलकनंदा यहाँ से आती है, ये अलकनंदा है, ये आपकी धौली गंगा है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर अलकनंदा बन जाती है। और ये आपका ऋषि गंगा है। ये जो एरिया है इसमें 2021 में यहाँ पर ही फ्लैश फ्लड आई थी, और इस फ्लैश फ्लड के कारण ये जो टनल बनी है, हेडरेस्ट टनल 12 किलोमीटर लंबी, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बना है उसके कारण उसका ये वाला जो हिस्सा था ये क्लॉग हो गया था, और जो पानी था इसमें सारा भर गया था। और ये इसमें जो एक टरबाइन थी वो भी काफी फंसी हुई थी। तो ये जो एरिया था यहाँ पे जो रिसेंट में काफी ज्यादा ब्लास्ट हुए थे इस एंड से एंट्री करने के लिए, तो लोगों का ब्लेम यही है कि ये जो पानी भरा हुआ था इसमें वाटर क्लॉग्ड जो हो गई थी, ये यही पानी जब इसमें क्रैक्स आए तो इससे निकल रहा था, जो कि मैं बताऊंगा कि सही है गलत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ये मैंने बता दिया है कि ये जोशीमठ वाले के बारे में बताएंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के बताएंगे, अथॉरिटी रिस्पॉन्ड कैसे करती है आफ्टर एसओएस के बारे में ये बताएंगे। ये तीन चीजें इस लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ये जो डिटेल्ड इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और जहां पे इंसिडेंट हो रहा है अप टू एज डाउन एज सप्लाई इंस्पेक्टर का क्या रोल होता है, या फिर आपके जो एनजीओज होते हैं उनका रोल क्या होता है, ये सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए नीति आयोग का एक मैंने यहाँ पे कोट रखा है जो आप यूज कर सकते हैं कि इन जो हिमालयन रीजन्स हैं उसमें जो टूरिस्ट हैं पर रेजिडेंट वो है 2। मींस अगर आप टूरिस्ट सीजन में अगर देखें तो अगर किसी जगह की पॉपुलेशन 1500 है तो वहां पर एक्स्ट्रा 3000 लोग एज ए रिमोट पॉपुलेशन आते हैं और चले जाते हैं। तो वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम है या फिर जो सीवेज सिस्टम है उसके ऊपर 1:2 के रेशियो में एक्स्ट्रा रोड पड़ता है, जिसके लिए प्रिपेयर ये लोग नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ये डिजास्टर। ये कैसे डिजास्टर जोशीमठ में हुआ। अब देखिए जो जोशीमठ है वो इस एरिया में, ये इस एरिया में है, ये जोशीमठ, ये आप देख रहे हैं NH7 है, ये आपका पीपल कोट है, और इस एरिया में इतने एरिया के बीच में आपके 4 डैम बना दिए उन्होंने। इन चारों डैम में टनल बनी होंगी, इस पे प्रेशर पड़ा होगा, कहीं ना कहीं पानी रुक रहा होगा, उस पानी रुकने के कारण यहाँ पर इसकी जो सॉयल है, टॉप सॉयल है, उसमें पानी जा रहा होगा, ये एक रीजन है। और प्लस देखिए इसमें बताया गया है, MC मिश्रा की रिपोर्ट आई थी 1976 में, उन्होंने जोशीमठ एरिया के बारे में क्या बताया था कि यहाँ पर वेदर्ड लैंडस्लाइड मास ऑफ बिग अनसेटल्ड बोल्डर्स इन द लूज मैट्रिक्स ऑफ फाइन माइकेसियस, माइका जैसी सैंडी एंड क्लेई मटेरियल। जो जोशीमठ है वो कैसी जगह पे है, वेदर्ड लैंडस्लाइड मास ऑफ बिग अनसेटल्ड बोल्डर्स। इन जगहों पे क्या है कि आपके एक तो जो सॉइल है वो आपकी कैसी है, वेदर्ड सॉइल है,
प्लस लैंडस्लाइड पहले से हो रखा है यहाँ पर, उसके डेप्थ पर ये जोशीमठ बना हुआ है, जो आप इसमें पढ़ ही रहे होंगे। और इसमें क्या पूछा गया, इसमें एमसी मिश्रा कमेटी ने और क्या बताया था कि प्रोबेबल कॉज ऑफ सब्सिडेंस जो है या क्रैक्स क्या है, वो क्या है, हिल वॉश, नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज, कल्टीवेशन एरिया बिकॉज ऑफ सीपेज एंड सॉइल इरोजन। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहीं ये नहीं कहा था कि जो डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं उनके कारण इसमें ये लैंडस्लाइड हो रही है। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी वो क्या बताई थी 1976 में। उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं। आप इसमें देख सकते हैं जो नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क स्ट्रेटजी जो है 2021, इसने भी जोशीमठ एरिया को क्या बताया है, एक्सप्लिसिटली बोला है कि भाई ये जो एरिया है वो बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। अब देखिए इसमें ये जो नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क स्ट्रेटजी पर इस पे क्वेश्चन 2021 में मेंस में पूछा जा चुका है यूपीएससी में। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पे जो रिसेंट होता है। तो ये जो एरिया है ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है ये पूरा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए ये जो NH7 बना हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो NH7 है बद्रीनाथ तक जाता है। यहाँ पे मन या पा, पाणा विलेज करके इसे कहते हैं, वो लास्ट विलेज वहां तक जाता है। और ये आता कहाँ से, फजलिका पंजाब से, NH7। और यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप जोशीमठ से इधर चलेंगे, यहाँ पर एक गोविंद मठ करके एक जगह है, वहां से आप टर्न लेंगे तो यहाँ पे हेमकुंड साहब है, हेमकुंड साहब। तो ये जो रूट है इस पर टूरिस्ट का जो पॉपुलर वो है, फुटफॉल्स है, काफी ज्यादा होता है। तो जोशीमठ के ऊपर काफी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी ज्यादा वर्डन हो जाता है क्या मेंटेन करने के लिए, वाटर प्लस सीवेज। वाटर और सीवेज का क्या होता है, आप अगर पर कैपिटा अगर आप 100 लीटर वाटर यूज कर रहे हैं तो 60 to 70 लीटर वाटर वेस्टेज वाटर होता है। और वो सारा का सारा वेस्टेज वाटर कहाँ जाता है, इसी टॉप सॉइल में जाके मिलता है जाके। और टॉप सॉइल में मिलता है जाके तो वो ऑलरेडी वो वेदर्ड सॉइल है, लोमी सॉइल है, सैंडी सॉइल है। तो उसकी जो कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो और कम हो जाती है। तो ये रीजन होते हैं वहां पे लैंडस्लाइड होने के। ऑलरेडी जो इसरो है उसने इसके बारे में बताया है। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो लैंडस्लाइड है, ये जो देखेंगे लैंडस्लाइड, ये क्या है, क्लेई लोमी मेटामॉर्फिस्ड सीस्ट फिलिलाइट्स जीनस। ये जीएस जिन्होंने ज्योग्राफी मेंस लिया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जो जीएस के पर्पज से आपके इतने ही लिख दो, बाकी इस ये जो टर्म्स हैं ये आप ज्योग्राफी मेंस वाले यूज कर लें। अब देखिए इसमें क्या है, पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं लैंडस्लाइड सब्सिडेंस के। नंबर एक, इंक्रीज्ड अर्बन पॉपुलेशन। जो आरबीआई की आरबीआई ने जो हैंडबुक ऑन स्टेट्स लिखी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो हिमालयन रीजन्स हैं उसमें 1971 से 2012 2011 के बीच में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 4 टाइम्स बढ़ गई है। मींस जो शेड्यूल जो सेक्लूडेड एरिया में लोग रहते हैं वो कम बढ़े हैं, जो अर्बन एरिया में लोग बढ़े हैं वो ज्यादा बढ़े हैं। तो ऑलरेडी लैंड के ऊपर पॉपुलेशन प्रेशर जो है काफी ज्यादा आ गया है। दूसरा, बिल्ट अप एरिया इन उत्तराखंड 137% बढ़ गया है। मतलब कितने ज्यादा अनप्लान्ड अर्बन स्प्रॉयल डेवलप हो गए हैं। प्लस कहीं भी, चाहे ये भुवन पोर्टर की रिपोर्ट हो चाहे आरबीआई पोर्टर की या गवर्नमेंट की, कहीं भी कैरिंग कैपेसिटी ये जो हिमालयन लैंड है इसके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है कि कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, कितनी पॉपुलेशन कोई जगह होल्ड कर सकती है। इसके बारे में ये पहला रीजन तो हुआ पॉपुलेशन प्रेशर, दूसरा हुआ बिल्टअप एरिया बढ़ गया। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना, इस इमेज में क्या है कि ये वाला जो एरिया है ये, इस एरिया में आप देख रहे होंगे ग्रीन और ब्राउन का मिक्सचर आ रहा है। मतलब ये जो एरिया है इस पूरे एरिया में यहाँ पे आपका स्नोफॉल होता है, यहाँ पे आपका रेनफॉल होता है। और ये जो एरिया यहाँ पे मिक्स होता है, आधे में स्नोफॉल होगा, आधे में रेनफॉल होगा। तो ये जो जगह है यहाँ पे आपको क्या होता है, एक तो ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा होती है। तो जो लोगों का टूरिस्ट का फुटफॉल है वो काफी ज्यादा होता है।
प्लस यहाँ पे क्या होता है, आपका हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए पोटेंशियल काफ़ी अच्छा होता है। क्यों? आप ये समझ रहे हो कि यहाँ इस इतने कम एरिया में हाइट में कितना ज़्यादा ड्रॉप हो रहा होगा, तभी तो स्नोफॉल से रेनफॉल हो रहा है। आप देखिए ये कलर जो चेंज होते हैं, वो हाइट के हिसाब से होते हैं। विदिन 100 किलोमीटर आपकी जो हाइट है, वो 2 से 2000 से करीब 5-6 हज़ार मीटर तक हो जाती है, मतलब 3 किलोमीटर का फ़र्क हो जाता है। तो आप स्लोप देख लीजिए, मतलब 2 किलोमीटर का स्लोप आ जाता है कृपया 100 किलोमीटर के अंदर में। तो ये हाइड्रो पावर के लिए काफ़ी अच्छी जगह मानी जाती है। तो ये जो रीज़न्स हैं इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो रही है, प्लस यहाँ पर टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि इन सारे एरिया में अब मैं आपको दिखाऊँ कौन-कौन सी जगह आ रही है। नंबर 1 आप देखिए, नंबर 1 पे क्या लिखा है, जोशीमठ। ये यहाँ पे है जोशीमठ। यहाँ पर है आपका बद्रीनाथ। और ऊपर जाइए, यहाँ पे आपका केदारनाथ। और यहाँ पे जाइए, ये हो गया आपका शिमला। ये आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया इकोलॉजिकल नीचे, इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर है। उसके बाद आइए, फ्लोटिंग पॉपुलेशन इन टूरिस्ट प्लेसेस पुट प्रेशर ऑन द ड्रिंकिंग एंड सीवेज ट्रीटमेंट। मीन्स 65 to 70% per capita water turns in grey water, means sewerage water. It becomes the topsoil made up for, ये जो topsoil किससे बनी है, weak और loose soil से बनी हुई है। ये कुछ रीजन है जो आपके जो जनरल रीजन है, उसके अलावा आप बता सकते हैं विद फैक्ट कि आपका जो जोशीमठ में लैंड सब्सिडेंस क्यों हुआ। नेक्स्ट है ये कि इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे पॉलिटी ऑफ डिजास्टर का इशू क्या है, कि डिजास्टर को आप गवर्न कैसे करते हैं, क्या लॉज कैसे बने हैं। अब देखिए, जो आप इससे पहले तक हम लोग पढ़ते थे, स्पेशल स्टेटस दिया जाता था सम स्टेट्स को। उन स्टेट्स का क्राइटेरिया क्या होता था, अगर उनकी टेरेन जो है वो डिफिकल्ट है, मतलब आपके जो हिली रीजन्स हुए, प्लस आपके जो स्टेट्स जिनमें एलडब्ल्यूई एक्सट्रीमिज्म है, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, इनको स्पेशल स्टेट्स दिया जाता था और उनको स्पेशल फंडिंग दी जाती थी। अब क्या है, जब से नीति आयोग बना है, तब से ये जो स्पेशल स्टेट्स वाला जो अ, वो है, क्राइटेरिया है, वो खत्म कर दिया गया है। अब क्या है, नीति आयोग अपने 5 वर्किंग ग्रुप बना दिए हैं, और जैसे हेल्थ के लिए अलग बना दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग बना दिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अलग बना दिया गया है। वो डिसाइड करेंगे कि कितना फंड किसको जाएगा। दूसरा, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है जनरली क्या डील करता है, इन पॉलिटी ऑफ डिजास्टर को डील करता है। डिजास्टर में आप कैसे कैसे प्रोविजंस होंगे और किस तरह से रिसोर्स को मोबिलाइजेशन किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब बना था, तो उस समय डिजास्टर जो था वो किसी भी लिस्ट में नहीं था। ना तो वो यूनियन लिस्ट में था, ना तो वो स्टेट लिस्ट में था, ना तो कॉन्करेंट लिस्ट में था। तो सेंटर ने क्या किया था कि सेंटर ने जो कॉन्करेंट लिस्ट का ये जो एंट्री थी, सोशल सिक्योरिटी और सोशल इंश्योरेंस, ये वाली जो एंट्री थी, इससे डीएम एक्ट बनाया था। बाद में सेकंड एआरसी और नेशनल कमीशन ऑन वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू ऑफ वर्क, इन दोनों ने रिकमेंड किया था कि आप डिजास्टर को स्पेसिफिक एंट्री दीजिए कॉन्करेंट में, वो अभी तक दी नहीं गई। दूसरा क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है, अभी भी सर्टेन सेंट्रलाइज्ड हायरार्की को फॉलो करता है, जो डिसाइड करती है कि किसी भी अगर कहीं डिजास्टर हो रहा है तो कैसे आप ऑपरेट करें। ये कोरोना में भी, कोरोना के टाइम पे भी यही आया था, और अभी जो ये जो जोशीमठ में हुआ उसमें भी इसी तरह से वर्क करता है। तो स्टेट्स को कुछ प्रॉब्लम होती है कि उनके राइट्स छीने जा रहे हैं एज सच। नेक्स्ट देखेंगे कि अब ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना 2005 में, ये कैसे बना। देखिए, 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना। इससे पहले 1999 क्या हुआ था, उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था। 2001 में क्या हुआ था, गुजरात में अर्थक्वेक अर्थक्वेक आया था, कच्छ में। उसके बाद आपका जो ये 2004 में तो सुनामी आई थी। तो इन तीनों जगहों पे सेंटर को ये फील हुआ कि हम लोगों के पास ना तो कोई गाइडलाइंस है प्रॉपर,
ना ही कोई मॉडस ऑपरेंडी है कि किस तरह से, ना कोई एसओपीज है। तो उससे क्या होता था कि काफी ज्यादा आपस में कंफ्यूजन हो जाता था कि कौन किसको रिस्पॉन्ड करेगा। दूसरा, इसी टाइम पे क्या हो रहा था, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काफी ज्यादा प्लान बन रहे थे जो यूएन में अडॉप्ट किए गए थे। जैसे ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन हुआ, या फिर याकोहामा स्ट्रेटेजी प्लान हुआ। ये सारे जो प्लान थे वो यूएन में एक्सेप्टेड हो गए थे, और एज ए मेंबर ऑफ यूएन इंडिया को इन सारी चीजों को फॉलो करना था। तो इंडिया ने क्या किया, अपना 23 दिसंबर 2005 को प्रेसिडेंट की एक्सेंट मिलेगी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में प्रोविजन दिए गए कि एक एनडीएमए बनेगी, एनडीआरएफ बनेगी। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका हेड पीएम होगा। और ये आपका जो एनडीआरएफ है, ये एक पुलिस रिस्पांस फोर्स होगी। इसके जो एम्प्लॉय हैं वो पुलिस फोर्स से जनरली लिए जाएंगे, और अगर कोई कैलेमिटी होती है तो आप सिविल डिफेंस से भी इसकी हेल्प ले सकते हो। और आर्मी जो है वो भी एज ए एनिसलरी फोर्स के तौर पे इसकी हेल्प करेगी। अब ये जो एनडीआरएफ था, इसको एज ए डेडिकेटेड डिजास्टर फोर्स कब बनाया गया, 14 फेब 2008 में। आपकी जो एनडीएमए बनी वो कब बनी, 27 सितंबर 2006 को, अंडर सेक्शन 3(1). ये थोड़े फैक्ट हैं, इसलिए मैंने लिख दिए। नेक्स्ट आइएगा। अब सिस्टम रिस्पॉन्ड कैसे करता है जब एसओएस होता है। अब देखिए, कहीं भी किसी को न्यूज आई, किसी ने फोन किया कि भाई, किसी ने डीएम को या तहसीलदार को, किसी को भी फोन किया कि भाई यहाँ पे फॉरेस्ट में फायर लग गई है, या फिर अर्थक्वेक आया, या फिर यहाँ पे जान माल के नुकसान हुआ है, तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये वेरीफाई किया जाता है। और वेरीफाई करने के बाद कंफर्म होता है, कंफर्म करने के बाद नोटिफाई होता है। जैसे ही ये नोटिफाई हुआ, वैसे क्या होता है, ये जो रिस्पॉन्स टीम है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, ये एक्टिवेट हो जाती है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम क्या करती है, आपको एज्यूम कमांड कमांड ले लेती है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये जो ये जो पूरा सिस्टम है, ये किसके अंडर में काम करता है। ये काम करता है सबसे पहले एनडीएमए के अंदर। एनडीएमए क्या करती है, इसको मैंडेटेड है कि किसी भी तरह के डिजास्टर को वो डील करेगी। और एनडीआरएफ है, वो एनडीएमए के अंदर काम करती है। मतलब एनडीएमए, इसके अंडर में एनडीआरएफ। और एनडीएमए को असिस्ट कौन करता है, एनईसी, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एनडीएमए का हेड होता है पीएम, इसका हेड होता है होम मिनिस्टर। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपने एनईसी बताई है और एनडीएमए बताया, वैसे ही स्टेट लेवल पे क्या होता है, एसडीएमए और एसईसी। एसडीएमए का हेड सीएम, एसईसी का हेड चीफ सेक्रेटरी। ये तो एनडीएमए और एनईसी क्या करती है, इनको डायरेक्ट करती है। और ये दोनों क्या करते हैं, सीएस को, जो एग्जीक्यूटिव हेड हुआ आपका डिजास्टर के केस में, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, वो स्टेट लेवल डिजास्टर का क्या बनाया जाता है, आरओ, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई हुई है, जैसे फ्लड आई है, तो यही आरओ बनाया जाता है किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बना दिया जाएगा, या फिर वहां पे जो कमिश्नर होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा, उसे बना दिया जाएगा। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होते हैं, और इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उनको क्या कहते हैं, प्रॉपर वो रिपोर्ट करे। और कैबिनेट सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सीएम को, और सीएम के थ्रू जो सेंटर है उसको रिस्पॉन्ड करे। और प्लस कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, ये इस तरह से टॉप ऊपर रिक्वेस्ट भेजी जाती है, और नीचे से फैसिलिटी आती है। ये हुआ आपका बेसिक, जो ऊपर से कैसे हायरार्की आ रही है। लोकल लेवल पे क्या होता है, जहां पर डिजास्टर एक्चुअली हुआ है, वहां पे आपको क्या करना है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये काफी, सो इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी विल लर्न दैट ग्राउंड लेवल पर डिजास्टर कैसे मैनेज होता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन पब्लिक से कॉन्टेक्ट करता है, प्लस कौन आंसरेबल होता है, क्या हायरार्की होती है। उसके बाद हम लोग टर्की में जो अर्थक्वेक आया उसकी ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।